रोहन अपने दोस्त के घर हिमाचल जाता है। हिमाचल जाते ही उसका स्वागत काफ़ी धूमधाम के साथ होता है। रोहन के दोस्त के घर वाले रोहन का काफ़ी अच्छे से स्वागत भी करते हैं। हंसी मजाक चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है कि तभी बजते हैं रात के 8:30 और अचानक से मानो वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। डैड अपने घर के दरवाजे बंद करने लगते हैं। रोहन के दोस्त की मम्मी हर जगह पर्दे चढ़ाने लगती है और रोहन का दोस्त रोहन को कहता है, यहाँ पर रात के 9 बजे के बाद अगर तुम्हें कोई बुलाए तो उसका जवाब मत देना, क्योंकि अगर तुमने उसका जवाब दिया तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना करी हो। ये पूरी कहानी हमसे खुद रोहन ने शेयर करी है और इस कहानी को मैं रोहन के पर्सपेक्टिव से ही बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन 3, 2 एंड 1। दोस्तों, हर हॉरर स्टोरी की शुरुआत किसी हॉन्टेड जगह से नहीं होती। कभी कभी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। नॉर्मल कॉलेज लाइफ, नॉर्मल दोस्त, नॉर्मल ट्रिप प्लान, और फिर धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि जिस जगह को आप बस एक वैकेशन समझ रहे थे, वहाँ कुछ ऐसा है जो शायद बहुत पहले से किसी का वेट कर रहा था। मेरा नाम रोहन है और ये बात 2021 की है। तब हमारे कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। ऑनेस्टली उस टाइम मेरी मेंटल कंडीशन काफ़ी मेस्ड अप चल रही थी। हर तरफ बस प्रेशर ही प्रेशर था। प्लेसमेंट की टेंशन, घर वालों की टेंशन, उनकी एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर की एंग्जाइटी, ऊपर से लॉकडाउन के बाद की लाइफ ऑलरेडी वियर्ड चल रही थी। मैं यूजुअली काफ़ी सोशल टाइप बंदा था, हर किसी से बात कर लेता था, हर किसी से अच्छे से जेलअप हो जाता था और मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी थे। लेकिन उस समय पर मुझे खुद को ऐसा फील होने लगा था जैसे कि मैं एग्जॉस्ट होने लगा था। मैं बहुत ही ज़्यादा सैड फील करने लगा था। और शायद इसी वजह से विवेक ने, जो कि मेरा दोस्त है, मुझे एक ट्रिप का ऑफ़र दिया था। विवेक मेरे कॉलेज का फ्रेंड था, बट ऑनेस्टली वो मेरे से बिल्कुल अपोजिट था। मैं एक्सट्रोवर्ट था तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। मैं जहाँ जाता था दोस्त बना लेता था और विवेक वो हमेशा शांत रहता था। हम दोनों की दोस्ती भी काफ़ी रैंडमली हुई थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो कि अननेसेसरली मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे एक जगह खड़ा करके मुझे कोई टास्क दिया था, वो परफॉर्म करने को कह रहे थे और विवेक तभी सीधा आता है और मेरे बगल में खड़ा हो जाता है। विवेक की अगर बिल्ट आपको बताऊं तो वो काफ़ी मस्कुलर टाइप है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो जिम जाता है, लेकिन उसकी अच्छी खासी बॉडी है। तो उसे देखकर जब वो मेरे बगल में खड़ा हुआ तो सीनियर्स भी वहाँ से चुपचाप चले गए और किसी ने भी मेरी उस दिन रैगिंग नहीं करी। और इसी दिन के बाद से विवेक और मेरे में दोस्ती हो गई थी और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। लेकिन विवेक में एक चीज़ थी जो कि हमेशा से अजीब थी। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बताता था, स्पेशली अपने गांव के बारे में। कभी कभी जब हम हॉस्टल में लेट नाइट रैंडमली बात करते थे और कोई अपने होम टाउन की फनी इंसिडेंट्स बताता था, तब विवेक मोस्टली चुप रहता था। अगर कोई स्पेसिफिकली उसके विलेज के बारे में पूछता भी तो शॉर्ट आंसर देकर टॉपिक चेंज कर देता था। शुरू में मुझे लगा वो बस रिजर्व्ड नेचर का है, लेकिन धीरे धीरे मुझे फील हुआ कि वो इंटेंशनली कुछ चीज़ें अवॉइड करता है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 दिन बाद हम कैंटीन में बैठे हुए थे। मैं लिटरली बर्नआउट फील कर रहा था और रैंडमली बोल दिया, भाई कहीं घूमने जाना है वरना दिमाग फट जाएगा यार। उस मोमेंट पर विवेक ने पहली बार खुद से कहा, मेरे गाँव चलेगा? मैं इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता हूँ। हिमाचल हिमाचल देवभूमि, जिधर मेरे ख्याल से हर कोई जाना चाहता है। हिमाचल के नज़ारे, हिमाचल का मौसम, हिमाचल के लोग, मैं वहाँ बिल्कुल जाना चाहता था। तो मैं ऐसे उससे पूछता हूँ कि हिमाचल में? और वो हंसकर ऐसे सर हिलाता है। मैं तुरंत हाँ कर देता हूँ और अगली ही सुबह हम बस पकड़कर हिमाचल के लिए निकल जाते हैं। अब तक का सफ़र हमारा बहुत सही होता है। हम रैंडमली गाने सुन रहे होते हैं, कुछ गॉसिप कर रहे होते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ खाना भी खाते हैं जब बस बीच में रुक जाती है तो। और उसके बाद मैं बस नज़ारे देखता रह जाता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं हिमाचल विज़िट कर रहा था। और ट्रस्ट में, जब लोग कहते हैं ना कि हिमाचल एक जन्नत है, तो वो झूठ नहीं बोलते। मतलब जो वहाँ नहीं गया तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल से सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम बाद मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जैसे जैसे हम गांव के पास पहुंच रहे थे, विवेक उतना ही ज़्यादा शांत होता जा रहा था। पहले मुझे लगा शायद वो थका हुआ होगा, टायर्ड होगा, लेकिन फिर मैंने नोटिस करा कि वो बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहा था। अब शाम हो गई होती है और बस एक स्टॉप पर रुकती है। मैं और विवेक उतरते हैं। उसके बाद हम एक जीप लेते हैं एंड देन जीप के सहारे हम विवेक के गाँव जाने लगते हैं। अब ये जो जीप थी, ये कोई प्राइवेट जीप नहीं थी, तो यहाँ पे 1-2 और भी लोग थे, शायद विवेक के गांव के ही थे।
तो वो विवेक को अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं, बड़े शांत तरीके से, बड़े स्ट्रेट फेस के साथ। मतलब ये थोड़ा अजीब बात है, क्योंकि जनरली लोग अगर अपने गांव वाले को इतने टाइम बाद देखते हैं तो हंस के बोलते हैं ना कि अरे वाह तू आ गया, कब आया, ये कैसा है, ये सब। लेकिन वो जो आदमी थे वो विवेक को जो भी कह रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से मुझे इतना तो पता चल रहा था कि वो ना थोड़ा सा टेंस्ड है। लाइक कुछ तो चीज़ है जो उन्हें सता रही है, कुछ टेंशन उनके चेहरे पे दिख रही थी। अच्छा, विवेक को मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि भाई चल क्या रहा है ये सब, मतलब इतने टेंशन भरा माहौल क्यों क्रिएट हो गया है, हम तो तेरे घर जा रहे हैं ना, कहीं तू मुझे किडनैप करके तो नहीं लेके जा रहा कहीं और। मैं ऐसे मजाक में कहता हूँ थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए, लेकिन विवेक मेरी बातों पे हंसता नहीं है। उल्टा वो कहता है कि कुछ नहीं है यार, बस तू रात को ना अननेसेसरली कभी भी बाहर मत निकलियो। और मैं इस बात को हंसी हंसी में टाल देता हूँ। गाँव पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था, एंड ऑनेस्टली वो जगह उतनी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ उतनी ही अनसेटलिंग भी थी। चारों तरफ पहाड़, बीच में जंगल, और उन जंगलों के बीच में बहुत ही कम घर थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड जगह हो। विवेक का घर गांव के एज पर था, पुराना वुडन हाउस, ऊपर एक बड़ा सा टेरेस था और घर के पीछे डायरेक्टली जंगल। जब मैं और विवेक उसके घर के बाहर खड़े थे तो घर देखते मेरे मुंह से सीधा निकला था कि भाई यहाँ तो एक बहुत सही हॉरर मूवी शूट हो सकती है। इस बार विवेक मेरी बातों पे थोड़ा सा हंसा और उसके बाद हम दोनों घर के अंदर चले गए। विवेक के पेरेंट्स भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया, खाना बनाया और नॉर्मल बातें करने लगे। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा था, लेकिन फिर रात होने लगी और एग्जैक्टली वहीं से सब कुछ चेंज होने लगा। अब घड़ी में 8:30 कुछ बजने लगे और अचानक से विवेक के मम्मी पापा सब एकदम से ऐसे टेंस से लगने लगे। वो लोग बिना वजह के एकदम से खड़े होते हैं और घर के सारे गेट, सारी खिड़कियाँ, सब कुछ बंद करने लग जाते हैं। विवेक की मम्मी हर जगह जाके पर्दे लगा रही थी और ये मेक श्योर कर रही थी कि बाहर से अंदर का कुछ भी दिखाई ना दे। और उससे भी वियर्ड चीज़ कि विवेक के पापा ऐसे घड़ी के सामने खड़े होकर बार बार घड़ी को देखे जा रहे थे, जैसे कि मानो किसी स्पेसिफिक टाइम का वेट कर रहे हो, जैसे कि मानो कोई आने वाला हो, कोई ऐसा जिसका ये लोग तो कम से कम बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर रहे थे। अब मैं ऐसे मजाक में अंकल से पूछता हूँ कि क्या हो गया अंकल, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या, कोई आने वाला है? लेकिन अचानक से ना पूरे रूम में खामोशी सी फैल गई थी। लाइक इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। और फिर विवेक मेरा हाथ पकड़ लेता है और घड़ी को देखते देखते ही उसके पापा मुझे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, 9 बजे के बाद टेरेस पे मत जाना, और अगर तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई दे, कोई तुम्हें बुलाने की कोशिश करे तो उसका जवाब मत देना। मैं हंस के बोलता हूँ कि अंकल कोई भूत है क्या यहाँ पर? लेकिन वो नहीं हंसते, वो डायरेक्टली मेरी आंखों में देखकर बोलते हैं अगर हम में से भी कोई भी बुलाए तो उसका जवाब मत देना। सच बताऊं तो उस मोमेंट पर मेरे अंदर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो हुआ था, क्योंकि वो उनकी टोन, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ एक ही चीज़ बता रहा था कि भाई वो सीरियस है, वो सीरियस थे और मैं सीरियस नहीं था। मतलब मैंने खुद को तब भी यही कन्विंस करने की कोशिश करी कि यार गांव है, ऐसे सुपर स्टेशन होते हैं, कुछ ना कुछ हर गांव के होते हैं, तो मैं भी ऐसे बात को टाल रहा था। मैं ये घोस्ट इन सब चीज़ों में नहीं मानता, और कोई मेरे सामने आकर एकदम से ऐसे बिहेव करने लग जाए तो मैं भी, मतलब वो मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। जस्ट कुछ बातें बोलकर वो मुझे ये डरा नहीं सकते कि भाई साहब बाहर मत निकलना, और मैं बोलूँ अच्छा ठीक है भाई बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं था। मतलब विवेक थोड़ा डरता है इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता। अब ऐसे ही रात हो जाती है। उस रात हम दोनों ही एक ही रूम में सो रहे थे। करीबन रात के 11 बजे तक हम फ़ोन चलाते रहे और रैंडमली ऐसे ही बातें करते रहे, और फिर विवेक सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर की शांति इतनी ज़्यादा थी कि मुझे अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। शहर में रहते रहते इतनी आवाज़ें सुनने की आदत हो जाती है कि जब आपको कंप्लीट साइलेंस भी मिलता है ना, तो ये बहुत अजीब सा लगता है। मैं बस ऐसे ही सीलिंग की तरफ देख रहा था कि तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ आती है, ठक ठक ठक, जैसे कि मानो कोई बहुत धीरे से चल रहा हो। पहले मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर क्लियरली किसी ने मेरा नाम लिया, रोहन, और मेरी बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। आवाज़ एक औरत की थी, बहुत हल्की सी विस्पर जैसी आवाज़, लेकिन इतनी क्लियर कि मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। मैं तुरंत विवेक की तरफ मुड़ा, लेकिन वो ऑलरेडी जाग रहा था और उसके फेस में जो एक्सप्रेशन थे उसने मुझे डराया। मैंने कहा तो मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों से नहीं डरता, बट विवेक के एक्सप्रेशन
मतलब वो डरा हुआ था, वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, वो कांप रहा था। मैं विवेक को करीबन 2-3 साल से जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, और वो किसी चीज़ से नहीं डरता। मतलब वो लड़का था जो जब मेरी रैगिंग हो रही थी, सीनियर का पूरा ग्रुप मेरे सामने खड़ा था, तो विवेक मेरे बगल में आके खड़ा हो गया था, उन सब की आंखों से आंखें मिला के उनसे बात कर रहा था। ये लड़का किसी चीज़ से नहीं डरता, और अगर यहाँ आकर ये किसी चीज़ से इतना ज़्यादा डर रहा है तो ऑटोमेटिकली मुझे भी डर लगेगा। विवेक बहुत धीरे से मेरे को बोलता है, जवाब मत देना। और उसकी टोन सुनकर मेरी हंसी लिटरली गायब हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके बाद मुझे वापस से वो आवाज़ सुनाई देती है, रोहन, रोहन यहाँ आओ ना। और इस वक्त पर मेरे यहाँ पे छाती में अजीब तरीके से हैवीनेस सी फील होने लगी थी। मैं ऐसे विवेक से पूछ रहा हूँ, लाइक ये कोशिश करते हुए कि भाई मेरी आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं ज़ोर से बोलूँगा तो कोई और भी सुन लेगा। मैं विवेक से बोल रहा हूँ कि ये सब क्या चल रहा है, कौन है ये लड़की। विवेक थोड़ी देर के लिए शांत रहता है और फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसका कोई भी जवाब दे दे तो उसका खामियाजा बहुत बुरा होता है। वो पूरी रात मुझे आवाज़ आती रही और मैं हार्डली सो पाया। पूरी रात मुझे टेरेस पे फुटस्टेप सुनाई देते रहे, कभी धीरे, कभी तेज़ और कभी बिल्कुल साइलेंस। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि कभी कभी मुझे लग रहा था जैसे कोई टेरेस के बिल्कुल एज पे खड़े होके हमारे रूम के अंदर देख रहा हो। अगली सुबह मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश करी कि शायद ये सब कोइंसिडेंस होगा या फिर शायद किसी नेबर का प्रैंक हो। अब हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं ऐसे ही इन सब से पूछता हूँ कि कल रात वो टेरेस से आवाज़ सुनाई दे रही थी, कौन था वहाँ पर। और जैसे मैं पूछता हूँ, रोहन की मम्मी का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है, सारे रंग उड़ जाते हैं। उन्होंने सीधा टॉपिक चेंज कर दिया। विवेक भी अनकंफर्टेबल लग रहा था और तब पहली बार मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि ये घर वाले कुछ तो छुपा रहे हैं। दिन में सब कुछ नॉर्मल था। हम गांव घूमे, फ़ोटोज़ लिए, मार्केट गए और धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मुझे लगने लगा शायद रात में दिमाग ओवरथिंक करता है। लेकिन उस शाम को एक और अजीब चीज़ होती है। हम जो छत थी उसके पास से जा रहे थे और तभी मैंने नोटिस करा कि टेरेस पे जो वुडन डोर था उसके पीछे साइड में स्क्रैचेस लगे हुए थे। और वो स्क्रैचेस ऐसे नहीं थे कि आपने किसी चाकू या किसी चीज़ से कर दिया हो, बल्कि वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नाखूनों से करा हो। वो नॉर्मल स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं लग रहे थे। बहुत सारी जगहों से उस दरवाजे में से लकड़ी ऐसे उखड़ चुकी थी। मैंने विवेक से पूछा कि ये किसने करा है। उसने इंस्टेंटली कहा कि पुराने मार्क्स हैं। कैसे मार्क्स भाई, बस रहने दे। और ये बोलकर विवेक चला जाता है। और उस रात मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी। डर के साथ साथ मुझे सच जानने का ऑब्सेशन होने लगा था और मैं डिसाइड कर चुका था कि अगर फिर से मुझे आवाज़ आती है तो इस बार मैं चेक करूँगा। अराउंड 11:40 पर वापस से वो फुटस्टेप्स शुरू होते हैं। इस बार फुटस्टेप्स की जो आवाज़ थी वो पहले से ज़्यादा क्लियर थी, जैसे कि कोई नंगे पाँव टेरेस पे चल रहा हो। और फिर वापस से मुझे आवाज़ सुनाई देती है, रोहन। मैं इंटेंशनली कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वापस से आवाज़ आती है, रोहन ऊपर आओ। इस समय पर मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि मुझे लग रहा था विवेक भी सुन लेगा। मैं धीरे से बेड से उठा और रूम के दरवाजे हल्के से खोले। हॉल कम्प्लीटली डार्क था, सिर्फ मुझे स्टेयर्स दिख रही थी जो कि चांद की रोशनी की वजह से थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। मैं धीरे से उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मेरा प्लान बस इतना था कि ऊपर जाकर देखूंगा कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, ऊपर सडनली किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। ये इतनी तेज़ थी जैसे कि कोई बहुत स्पीड से टेरेस में भाग रहा हो, ठक 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 करते हुए। और वो सुनते ही ना मैं एकदम से खड़ा हो गया और मेरी हार्ट बीट और ज़्यादा तेज़ होने लगी। और फिर एकदम से कंप्लीट साइलेंस हो जाता है, कुछ ऐसा साइलेंस जो कि कानों पर प्रेशर जैसा फील होता है। और फिर कुछ मिनट बाद ऊपर से वापस से आवाज़ आती है, लेकिन इस बार ये किसी औरत की आवाज़ नहीं होती, बल्कि ये खुद मेरी आवाज़ होती है, रोहन ऊपर आ जाओ। ये मेरी आवाज़ थी, मेरी आवाज़, मेरे बोलने का तरीका, मेरी टोन, सब कुछ मेरे जैसा था। और उस मोमेंट पर मेरे दिमाग ने लिटरली काम करना बंद कर दिया था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मैंने टेरेस के दरवाजे के नीचे शैडो देखी। कोई वहाँ पहले से खड़ा था, बिल्कुल स्टिल। और फिर धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से फिंगर्स दिखने लगे।
पतली, काली और अननेचुरली लंबी फिंगर्स जो कि नीचे से ही जो फ्लोर था उस पर ऐसे स्क्रैच कर रही थी। और जो स्क्रैचिंग की आवाज़ थी वो सीधा मेरे कानों में चुभ रही थी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा पैनी थी कि मैं बता नहीं सकता। जैसे कि क्लास में जो बोर्ड होता है कोई उसमें ऐसे खरोच दे ऐसे पैनी चीज़ से या नाखून से तो कैसी आवाज़ निकलती है, सेम वैसी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। मैं तुरंत वहाँ से भागता हूँ, सीधा भागते हुए विवेक के रूम में एंटर करता हूँ और दरवाजे को ज़ोर से बंद करता हूँ। जैसे मैं दरवाजे को बंद करता हूँ मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विवेक वहाँ पर बैठा हुआ था और वो गुस्से में मुझे देखते हुए कहता है कि मैंने तुझे कहा था जवाब मत देना। मैं विवेक से पूछता हूँ कि भाई वो सब क्या था, वो जो भी मैंने देखा नाखून, वो मुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। विवेक बोलता है कि चुप रह, अब इस बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, चुपचाप यहाँ पे सो जा, कुछ मत सोच, कुछ मत पूछ, कुछ मत देख, बस सो जा। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं सीधा आता हूँ, मैं बगल में ऐसे तकिया लेता हूँ और ज़ोर से उसे पकड़ के अपने आंखें बंद कर देता हूँ और मैं कुछ नहीं बोलता। मुझे नींद तो वैसे भी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचूं। सच बताऊं तो इस टाइम पर मैं बस सुबह होने का वेट कर रहा था और फिर जब सुबह होती है तो मैं डिसाइड कर लेता हूं कि मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने बैग वैग सब पैक करता हूँ, मैं विवेक को भी बोलता हूँ और विवेक भी मुझे बोलता है तू वैसे भी यहाँ ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएगा, स्पेशली जो सब तूने एक्सपीरियंस करा उसके बाद तो मैं भी तुझे नहीं रोकना चाहता। जाते जाते मैं विवेक को फोर्स करता हूँ कि भाई मुझे पूरी बात बता, आखिर चल क्या रहा है। विवेक ने पहले तो इस बात को टालने की कोशिश करी, बट मेरे बार बार पूछने के बाद फाइनली उसने मुझे बताया। पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन उसके बाद उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसकी कज़न उस घर में रहती थी। एक रात उसने टेरेस से किसी को अपना नाम बुलाते हुए सुना। सबको लगा कि वो सो रही है, लेकिन अगली सुबह के बाद वो कभी नहीं मिली। ना ही उसकी कज़न की बॉडी मिली और ना ही कुछ और। विवेक की कज़न लिटरली रातों रात गायब हो गई थी। विवेक का बताना है कि उस दिन के बाद से इन्हें हर रोज़ रात को किसी न किसी की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी उस कज़न की आवाज़ सुनाई देगी तो कभी अपने बेटे की, कभी भाई की, कभी बहन की, मतलब अलग अलग आवाज़ें, लेकिन सारी फेमिलियर आवाज़ें। ऐसा लगता था जैसे वही इनको बुला रहे हों। लेकिन ये भी समझ चुके थे कि ये सब एक ट्रैप है और जिसने भी इसका आंसर दिया या जो भी इस ट्रैप में फंसा उसके साथ भी वही होगा जो विवेक की कज़न के साथ हुआ था। मैं पर्सनली उसकी बात पे पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जो सब भी मैंने रात को देखा, जो सब भी मैंने रात को महसूस करा, जो भी मैंने सुना, मेरे पास उसकी बात को इग्नोर करने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था, कोई रीज़न भी नहीं था। शायद विवेक सच ही कह रहा था, शायद सच में उसकी कज़न के साथ ये सब हुआ होगा। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पर आपका दिमाग कह रहा होता है कि ये तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सब सिर्फ झूठ है, लेकिन आपका दिल कह रहा होता है कि नहीं, अगर ये सब मेरे साथ हुआ है, अगर मैंने ये सब चीज़ें देखी है तो ये सब भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग बहादुरी में आके, जोश में आके बोल देते कि अरे ये सब फालतू की चीज़ है, मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता, ये सब तो ऐसे ही लोगों को डराने के लिए होता है। और फिर एकदम से एक आदमी आपसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो तू ऊपर जाके रह ले, तू रात को एक बार टेरेस में गुजार के देख ले एक रात। और सामने वाले के ऐसे बोलते ही दूसरा आदमी एकदम से पलट जाता है कि मैं क्यों रहूँ, मेरे पास तो बहुत सारे काम है, मैं फ्री हूँ क्या, ऊपर जो रहूँगा। ये वैसी सिचुएशन थी जहाँ पे एक साइड आप मानते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी साइड आप ये भी सोच रहे हो कि हो तो सकता है। मतलब इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये पूरा एक्सपीरियंस उन्हीं चीज़ों में से एक था। रोहन का बताना है कि उसी दिन रोहन वापस दिल्ली आ जाता है और उसके बाद कभी विवेक के घर तो नहीं गया। अगर आज के टाइम पे बात करें तो रोहन इस समय बेंगलोर में है और विवेक अभी भी हिमाचल में ही है। मतलब विवेक के पापा का ऑलरेडी बिजनेस था तो विवेक उसी बिजनेस में लग गया और रोहन बेंगलोर में जॉब कर रहा है। ऑल्दो इनके बीच आज भी अच्छी खासी बातचीत होती है, लेकिन ये जो एक किस्सा था ना विवेक ने इसके बाद रोहन से कभी इसके बारे में कोई डिस्कशन करी, ना ही रोहन ने विवेक से कोई सवाल पूछे। कहीं ना कहीं शायद इन दोनों को ही पता था कि इस चीज़ के ऊपर जितनी कम डिस्कशन हो, जितना कम बातचीत करी जाए, उतना ही सही है। ये था आज का टॉपिक। तो आप मुझे बताइए क्या लगता है आपको, क्या सच में अगर रात के 9 बजे के बाद आपको कोई छत से बुलाता है और अगर आप उसका जवाब दे देते हो तो क्या सच में अगले दिन आप गायब हो जाओगे? अगर आपको लग रहा हो कि ये कहानी झूठी है तो मैं एक हिमाचल की काफ़ी फेमस कहानी सुनाता हूँ। बहुत शॉर्ट सी कहानी है। अगर हिमाचल से मेरा कोई दोस्त ये देख रहा है तो वो उसी समय कमेंट करके अग्री कर देगा कि हाँ भाई ये तो हमने भी सुनी है। इतनी फेमस कहानी है।
तो हिमाचल में क्या होता है ना, एक आदमी होता है, मतलब मेरे को भी ऐसे ऊपर ऊपर से पता है, सबको पता है मेरा गांव हिमाचल है लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूँ। तो जब मैं गांव में गया था तो बहुत पहले बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। तो एक आदमी होता है जो कि गायब हो जाता है, हिमाचल का ही गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता भाई वो कहाँ गया, क्यों गया, किसी को नहीं पता। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, ऐसा भी नहीं है कि उसके पास भागने का कोई रीज़न था, और उसके घर वाले उसे प्यार करते थे, जॉब अच्छी थी, सब कुछ सही था। अब ठीक है, सबने पहले हर जगह ढूंढा 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 लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर सबको धीरे धीरे लगने लगा कि या तो वो मर चुका है या फिर कोई जंगली जानवर उसको ले गया अपने साथ। तो इसी तरीके से लोगों के लिए वो मर गया, ठीक है, उसकी 13वीं चौथा सब कुछ बना दिया गया, और ऐसे ही करके लोग मूव्ड ऑन, दे मूव्ड ऑन। अब ऐसे ही करके बहुत टाइम बीत जाता है, और फिर एक दिन वो जो आदमी था वो भागते हुए वापस घर में आ जाता है। घर वाले पहले उसे पहचान नहीं पाते, अरे भाई कौन है, कैसे घुस रहा है घर में। जब ध्यान से देखते, अरे ये तो हमारा बेटा है। और 2 मिनट के लिए सब डर गए कि ये तो भूत है भाई, ये तो मर गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है। 2 मिनट के लिए हल्ला मच जाता है कि भूत आया भूत आया, और फिर धीरे धीरे सब शांत होते हैं और बोलते हैं अरे नहीं यार, ये तो असली का बंदा है, ये तो सही सलामत है, 2 पैरों में चल रहा है, 2 हाथों में है, कोई जानवर इसे को नहीं लेके गया। तो फिर ये था कहाँ पर। और फिर उसे जब बिठाया जाता है, सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उसकी कहानी सुनने आ जाते हैं, तब वो आदमी जो बताता है, सबके ऐसे होश उड़ जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है, जितनी जितनी बड़ी मेरी आंखें हैं ना, सबकी उससे डबल हो जाती है। क्योंकि वो क्या बताता है पता है, वो बताता है कि उस दिन जिस दिन वो गायब हुआ था, एक औरत उसको अपने साथ ले गई थी। और वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो थी एक चुड़ैल। उस चुड़ैल को उस आदमी से प्यार हो गया और वो उसको अपने साथ ले गई। जिसके बाद हर रात को वो चुड़ैल क्या करती थी, उस आदमी की आंखों में कुछ तो लगा देती थी, जिससे उस आदमी को कुछ नहीं दिखता था। मतलब कि वो आदमी अंधा हो जाता था, उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। और ऐसे ही वो चुड़ैल इस आदमी के साथ सालों तक रहती रही। इनफैक्ट इनके बच्चे भी हो गए। अब यह आदमी चुड़ैल से विनती करता था कि मेरे बच्चे हो गए, मुझे कम से कम अपने बच्चे देखने दे, मैं मेरे आंखें हटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, जो भी तूने लगाया वो हटा दे, मैं तुझे भी देखना चाहता हूँ, बच्चों को भी देखना चाहता हूँ। तो अब चुड़ैल को लगा कि ठीक है भाई, इतने टाइम से मेरे साथ रह रहा है, अब तो इसे आदत हो गई है यहाँ रहने की, अब ये कहाँ जाएगा। चुड़ैल ने उसकी आंखें साफ़ कर दी, जो भी वो लगाती थी, जो भी वो काजल था कुछ था, साफ़ कर दिया, और उस आदमी को वापस से दिखाई देने लगा। उसने अपने बच्चे देखे, चुड़ैल को देखा, और ऐसा दिखाया कि मैं तो यहाँ खुश हूँ। अब ये चुड़ैल जाती है हंट करने, मतलब कुछ चीज़ खाने वाने के लिए लेने जाती है ये बाहर। तो जैसे ये बाहर जाती है, आदमी को मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है, और सीधा भागते 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 पहुँचता है अपने घर पर। मतलब ये आज का दिन है जब वो घर में सबको गांव वालों की कहानी सुना रहा है, और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है, सबका दिमाग घूम गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और चुड़ैल ले गई, बच्चे हो गए, मतलब कैसे। मतलब लेकिन ये स्टोरी है, ये हिमाचल में अगर आप रह रहे हो तो आई एम 100% श्योर, मतलब 100 नहीं, मतलब मैंने बचपन में सुनी थी, बट 70% श्योर कि आपने कहानी सुनी होगी। सो या अगर ये वाली कहानी सच्ची है तो ये वाली कहानी भी सच्ची हो सकती है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर आपको रात के 9 बजे के बाद कोई ऊपर टेरेस से बुलाए तो मत जाना।